हाय, मेरा नाम है सोनाली नक्शने और पॉडकास्ट सीरीज का नाम है द मेल फेमिनिस्ट। हम जानने की कोशिश करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में थ्रू द मेल लेंस और जो ऐसे लोग होते हैं जो सपोर्ट करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। ऐसे लोगों के हम इंटरव्यूज करते हैं और आज बड़ी खुशकिस्मती है कि ऐसे शख्स हमारे पॉडकास्ट सीरीज पर है जो शायद जाने ही जाते हैं उनकी एम्पैथेटिकल वैल्यू सिस्टम के लिए। उनकी जब बायो डेटा हमारे पास में आया तो हम देखकर बड़े चौंक गए कि इतनी सारी चीज़ें, मतलब ही इज़ द आयरन मैन, ही इज़ एथलीट, ही इज़ IPS ऑफिसर एंड व्हाट नॉट ही लेफ्ट टू डू। मेरे साथ है डॉक्टर रविंद्र सिंगल सर। सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग द टाइम फॉर द पॉडकास्ट सीरीज। थैंक यू सो मच सोनाली, थैंक यू। मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि ये थोड़ा इनफॉर्मल सेटअप है, थोड़ा कोशिश की है कि वर्दी के कारण कि अपने इनफॉर्मली शुरू करें, बट सच अ वेरी इनफॉर्मल सेटअप में हम इंटरव्यू करते हैं। मैं पहला सवाल ये जानना चाहती हूँ कि आप 6 बहनों में एक रहे हैं, तो अपब्रिंगिंग जो हुई है वो महिलाओं के साथ हुई है, तो इससे क्या खासा फर्क पड़ता है टू अंडरस्टैंड वुमेन मोर? कहीं ना कहीं तो उसका फर्क पड़ता ही होगा, क्योंकि मेरी सभी बहनें और मैं इकलौता भाई हूँ। तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि सब सिस्टर्स हैं वो किस तरह हमारे साथ में बड़ी हो रही हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम लोग साथ में खेल रहे हैं साथ में। इसका कहीं ना कहीं इम्पेक्ट तो होता ही है अपने माइंडसेट पे, और बहुत सारी चीज़ें हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो शायद इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट, कुछ ना कुछ हमारे मेंटालिटी में चेंजेस ज़रूर आए होंगे। तो आपके बचपन की यादों में अगर मैं लेकर चलूँ तो मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी बहन थी जो अगर कोई बोलती थी कि इसने मुझे ऐसा किया, तो हु वाज द दबंग सिस्टर अमंगस्ट योर सिबलिंग्स? ऐसा कहना तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सभी बहनें अलग अलग उनकी जो सोच रहती है या फिर माइंडसेट रहता है, सबका अलग अलग था। जो मेरे से जो 2 बड़ी बहनें थी, वो थोड़ा सा सबको बोलती थी क्या करना है क्या नहीं करना, तो उनका काफ़ी इम्पैक्ट था हम सब के ऊपर। मैं अपनी मम्मी के बारे में भी जानना चाहती हूँ, किस तरह का चरित्र था आपके मॉम का है इम्पैक्ट? मेरी मॉम जो है, क्योंकि हम हरियाणा से हैं, मॉम डैड दोनों हरियाणा से हैं, और मॉम जो है ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। उन्होंने 4th 5th तक ही पढ़ी थी, और उसके बाद में फादर जो है मेरे, वो दिल्ली पुलिस में थे, और वो बाद में DCP करके रिटायर हुए। परंतु उन्होंने पढ़ते पढ़ते जो है पहले तो ग्रेजुएशन, उसके बाद में लॉ भी किया, तो ये सब चीज़ें हुई। पर मॉम जो है वो घर देखती थी, हम सबको देखती थी, क्योंकि फादर जो है पुलिस में थे, तो बहुत सारे फेस्टिवल्स पे वो नहीं रहते थे या बहुत कम समय दे पाते थे। तो मॉम का जो रोल था वो सबसे महत्वपूर्ण था। हम सब, क्योंकि 7 बच्चों को हम पुलिस लाइन में रहते थे, उनको पढ़ाना, उनके 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 बारे में सोचना, स्कूल भेजना, स्कूल की मीटिंग्स में भी कभी-कभी वो जाती थी और पूछती थी। तो उनका इंटरवेंशन हर चीज़ में था। तो मॉम, और बाद में जब भी फादर को भी टाइम मिलता था वो भी आते थे, परंतु जो मैंने देखा कि मॉम जो है वो हर चीज़ को पूछती थी। उनको सबके बारे में सब चीज़ें पता रहती थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि माँ का जो रोल रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है इसमें। आप किसके जैसे हैं? जैसे हम देखते हैं कि घर में बच्चे जो होते हैं कि एक तो इंक्लाइन टुवर्ड्स फादर होते हैं या फिर मॉम का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, आप पर किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है? मुझे लगता है कि अब हमारे जो हम बड़े होते हैं, तो हमारी अपब्रिंगिंग में दोनों का ही वो रहता है। मैं पुलिस हूँ, तो उसमें फादर का काफ़ी वो रहा, मैं उनको ही देखता आइडल रहा, वो मेरे मान। रोल मॉडल थे। परंतु मुझे क्या करना है, कैसे करना है, उसमें माँ का बहुत रोल रहा उसमें। मैं शुरू से ही चाहता था कि मैं यूनिफ़ॉर्म में जाऊँ, तो उसमें मेरी मॉम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इनफैक्ट मेरा जब सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम जब CISF में हुआ दोबारा से जब मैं कर रहा था, तो मैं फ़ेल हो गया था उसमें, मतलब कि आई कुड नॉट क्वालीफाई। तो उस समय पे मैं और मॉम जो हम सोच रहे थे कहाँ पे गलती रहेगी, तो उस टाइम में मॉम ने बोला था कि कुछ नहीं, तू दोबारा से पढ़ाई कर, दिल से पढ़ाई कर, जो रह गया उसको, वो जो है, जो जो तू नहीं कर पाया, उन सब चीज़ों को दोबारा से कर। और ये सब चीज़ें मैं अपनी मॉम के साथ डिस्कस की थी। फादर को शायद इतनी इतनी चीज़ें डिस्कस नहीं भी कर पाया था मैं। वाह! तो तो बॉन्ड मदर, बड़ा स्ट्रांग था आपका और आपके मॉम के बीच हाँ, का। तो मॉम ने
पुश किया कि डोंट वरी, तुझे जो करना है कर, हम्म। बट अपना जो गोल है उससे तू बिल्कुल लक्ष्य से दूर मत हो। उस समय पे उन्होंने ये बोला था, और फिर जो है नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं आईपीएस के लिए पास हुआ। अगर उनका चरित्र आपको बताना हो तो इन कौन से कैरेक्टर्स होंगे वो आप बिल्कुल बताएंगे कि दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मेरे माँ के अंदर है, जो अलग और बेहतर बनाते हैं उनको। बहुत स्ट्रांग हम्म। और टू द पॉइंट, हम्म। और जो है उसके बाद में जो सही चीज़ है उसी पे रहना। और एक और चीज़ उनकी इम्पोर्टेंट ये थी कि सबको मदद करना, क्योंकि हमारे गांव से बहुत सारे लोग घर पे आते रहते थे, कोई एजुकेशन के लिए, कोई मेडिकल के लिए, या वहाँ पे कुछ भी लोग आते थे, तो उन सबको देखना और उनकी पूरी मदद करना, ये बहुत बड़ी खूबी थी उनकी। मैं इसलिए पूछना चाहती थी रादर, और ये मेरा रेगुलर सवाल होता है मेल फेमिनिस्ट पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई मर्द चरित्र इतना खूबसूरत और बेहतर बनता है, जो इतने एम्पैथेटिकल होता है, उसके पीछे जरूर एक माँ का हाथ जरूर होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और इसीलिए मैं इससे कोशिश कर रही हूँ, ये मेरी पहल है कि माँ के चरित्र को और खूबसूरती से जानूं, पहचानूं और समझूं। और मुझे बेहद खुशी है कि जितने भी चरित्रों को मैंने इंटरव्यू किया है, आई फील दैट दे आर द मेल फेमिनिस्ट, उनके पीछे माँ जरूर रही है। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं कि आपके बहनों के और आपके कभी झगड़े हुआ करते थे? बहुत सारे। और किस बात पे होते थे, और हु यूज्ड टू बी विनर? बहुत छोटी छोटी बातों पे होते थे। हाँ। और कई बार तो ऐसा होता है कि मैं बात ही नहीं करूंगा या मैं बात ही नहीं करूंगी, तो उस तरीके से वो बचपन के सब झगड़े होते हैं। परंतु एक दूसरे से फिर से कुछ समय के बाद में, क्योंकि आप घर में रह के बहन भाई से आप दूर रह ही नहीं सकते। एब्सोल्युटली। अगर मैं मेरी बात करूँ तो माय सिस्टर एंड मी, लाइक शी इज वेरी सपोर्टिव। वो मेरे से छोटी है, लेकिन वो बहुत सारे ऐसे काम करती है जो मुझसे बड़े, क्योंकि मुझ में बड़प्पन नहीं है, एंड शी इज टू गुड। लेकिन मेरा भाई और मैं अगर एक साथ आते हैं तो एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती करके हम किसी भी विषय पर झगड़ सकते हैं। Yes. मोदी जी के ऊपर झगड़ सकते हैं, हम घर में ये चीज किताब यहाँ क्यों रखी है वहां उस टॉपिक पर भी झगड़ा कर सकते हैं। तो who is your best partner in your siblings, especially with the sisters? जैसे अब शेयरिंग एंड केयरिंग बहुत होता है। अभी जो है ये डिपेंड करता है एक्चुअली। हम लोग क्योंकि आजकल सुविधाएं हैं सब, तो हम लोग सब जो है कुछ भी होता है तो मैं पर्सनली अलग, जैसे मेरी एक सिस्टर है जो बीच में कैंसर से लड़ रही थी, या फिर बाकी जो है जिनके बच्चे हैं, या कोई शादी होती है किसी की, तो उस समय पे उससे ही बात करना, उसको समझना, उसको सपोर्ट करना, फिर सभी सिस्टर्स के बात करके कि ये इशू है, तो हम सब लोग इस इशू पे बात करते हैं, तो सब लोग मिलके उस इशू को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या मेंटली उसको सपोर्ट करते हैं कि यू आर नॉट अलोन, हम लोग सब साथ में हैं। तो मुझे भी कभी कभी लगता है तो हम लोग सब एकदम से वीडियो कॉल पे या कॉल पे आते हैं और सब लोग चर्चा करते हैं, और बहुत बड़ी तो फिर हम लोग पुराने बचपन में चले जाते हैं। जैसे हमारे घर के पीछे एक आम का पेड़ था, तो मेरी एक सिस्टर थी, वो जाके आम का तोड़ लेती थी और ऊपर चढ़े आती थी आम के पेड़ पे, या फिर जो अमरूद का पेड़ था उसके ऊपर, तो वो भी छोटी छोटी कि हम जो सात फलों का घर था, वो अमरूद लगते थे, वहां से हम कैसे तोड़ते थे। तो हर एक छोटी छोटी चीजें आज भी हम लोग याद करते हैं। या फिर छोटी जो चीजें होती थी कि उसके साथ में वैसा उस टाइम पे हुआ था, तो ये सारी चीजें हम लोग आज भी मुझे याद लगता है दिस करते इज हैं। लाइफ है, वो आपको जिंदा रखता है। ये सारी जो कहानियां हैं, किस्से हैं, वो आप बात करते तो आपके चेहरे पर एक अलग मुस्कान आती है, और मुझे लगता है कि आपका बचपन आपके किरदार को बनाता है। तो बिल्कुल। मुझे ये जरूर कहना चाहिए कि आपको किरदार, आपके इतने सशक्त किरदार को बनाने के पीछे जरूर महिलाओं का हाथ रहा है, और कई महिलाओं का हाथ रहा हाँ है। हाँ बिल्कुल। और मतलब ये तो शुरुआत क्या, उसके बाद डेफिनेटली। में भी अभी भी जो है मेरी वाइफ है, मेरी डेफिनेटली। बिटिया है, आई तो वॉज ये कमिंग टू ऑन दैट पॉइंट। कल फादर्स डे है, और आप बड़े प्राउड फादर है, और आपकी बेटी है, और बेटा भी है आई जी सपोज, जी। एंड दे आर स्टडिंग इन लंदन। आपका और आपकी बेटी का बॉन्ड कैसा है, किस तरह का है? बहुत सॉलिड है। मतलब उसको जो भी करना होता है मेरे से, वो हर चीज़ डिस्कस करती है। उसको कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो भी बताती है मेरे को। तो बहुत अच्छा है। और हम जो है
वो स्पोर्ट्स में हो, स्पोर्ट्स में मैं उसको पूरा देख रहा था क्योंकि हम लोगों ने आयरन मैन भी यस। साथ में किया। हम्म। उसके बाद में फिर स्पोर्ट्स में वो स्विमिंग में वो नेशनल स्विमर थी। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने बात करके कि हमको किस तरह से क्या चीज़ें करनी है। तो हमारा हर चीज़ पे स्टडीज़ हो या फिर स्पोर्ट्स हो या उसकी पर्सनल लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम्स हो, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं और बहुत ओपनली डिस्कस करते हैं, आराम से बैठते हैं। और कई बार ऐसा हुआ क्योंकि मेरी वाइफ भी शी इज़ ऑल्सो वर्किंग, तो हमारी पोस्टिंग कई बार अलग-अलग भी रही, तो बच्चे दोनों मेरे पास में रहे। तो उससे और भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हुई। जैसे हम लोग आयरन मैन के लिए तैयारी कर रहे थे, तो सुबह जो है 2 बजे उठना या फिर रात को 12 बजे रनिंग शुरू करना या स्विमिंग के लिए निकल जाना सुबह, तो ये सारी चीज़ हम डिस्कस भी करते थे। हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी करते थे। तो ये चीज़ें और भी क्लोज़ लाते गए बच्चों के साथ में या स्पेशली बिटिया के साथ में। तो बहुत हम दोनों ने एक-दूसरे से काफ़ी चीज़ें सीखी भी हैं। आपकी वाइफ, आपका लव मैरिज अरेंज मैरिज? हम लोग मिले थे जब हम प्रिपेयर कर रहे थे सिविल सर्विसेज, और फिर हम लोगों का साथ में सिलेक्शन हुआ, तो वो आईएएस में चली गई, मैं आईपीएस में। कौन सी ऐसी बातें थी कि आपने शादी का प्रपोजल उन्हें दे दिया? बहुत सारी चीज़ें थी जैसे क्योंकि कि हम लोगों ने स्ट्रगल का टाइम भी देखा जब हम लोग ये कर रहे थे कि अभी हमारे पास जॉब नहीं है, हम लोगों को तैयारी करनी है, हम लोगों को कुछ करना है लाइफ में। और एक दूसरे से हम लोग स्टडीज़ के टाइम पे बहुत सारे डिस्कशंस चलते थे हमारे। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी क्लोज़, और मुझे लगता है कहीं डेस्टिन्ड रहता है कि ये आपको करना ही है। तो हम दोनों का साथ में सिलेक्शन होना, साथ में एकेडमी में जाना, फिर हमारे वहाँ पे वो जब वो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है जहाँ पे सभी सर्विसेज के लोग साथ में रहते हैं। तो उसके बाद में वहाँ पे भारत दर्शन पे या फिर विलेज विजिट पे साथ में जाना, तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि कहीं न कहीं लिखी रहती हैं और हम लोग साथ में गए और उसके बाद में फिर हमने शादी भी की। आपके स्ट्रगल क्या रहे हैं? मतलब वैसे देखा जाए तो शायद फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। पापा आपके पुलिस फोर्स में थे, लेकिन आपके ज़िंदगी के चैलेंजेस क्या थे? देखिए सब चीज़ें प्लेटर पे नहीं मिलती और चैलेंजेस बहुत सारे थे। जैसे हम जब पुलिस स्टेशन में थे, इतनी बड़ी फैमिली थी, 2 रूम का हमारा घर था, तो बाहर जो है हमने फिर वो टिन लगा के जो रहता है, पतरे जो रहते हैं वो लगाया हुआ था एक्स्ट्रा। तो हम लोग वहाँ पे बारी-बारी से पढ़ते थे, कोई किसी को भी वो हो, क्योंकि गाँव से कोई ना कोई आता रहता था, तो काफ़ी स्ट्रगल थी उस टाइम पे। तो हम लोग को या तो मैं बाहर पढ़ रहा होता था या कहीं पे साइड पे जाके पढ़ रहे होते, तो ये शुरू में बहुत सारी ये स्ट्रगल थी। उसके बाद में भी जैसे पापा का प्रमोशन हुआ, तो थोड़ा घर बड़ा मिला, तो फिर वहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो गए। और ऐसे करते-करते जो है एक तो पढ़ाई के टाइम पे, और इतना कोई पैसा नहीं था उस टाइम पे, तो ट्यूशन-व्यूशन का कुछ वो नहीं था। तो सब लोग जो है खुद से तैयारी की सबने, और मुझे खुशी होती है आज कि आज जो है हमारे घर में 7 में से 4 तो डॉक्टर्स हैं, जिसमें से एक मेडिकल डॉक्टर है, 3 पीएचडीज़ हैं, फिर एक इंजीनियर है, और उसके अलावा एक एयरपोर्ट होस्टेस थी, एक और भी जो है ग्रेजुएट थी। तो ये सब जो हैं इतने अच्छे लेवल पे पहुँचे। वहाँ से शुरुआत की थी हमने, जब पापा मतलब एएसआई भर्ती हुए थे, फिर पीएसआई, और ऐसे-ऐसे करते-करते हम लोग पहुँचे। और हम कोई बहुत जो सो कॉल्ड बड़े स्कूल्स में या अच्छे स्कूल्स में उसमें नहीं थे। मैं गवर्नमेंट एडेड स्कूल में था, मेरी बहनें जो हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में थी, तो वहाँ से पढ़ते-पढ़ते हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। मतलब मेहनत आज की, पीछे मुड़ के देखते तो कैसा लगता है? प्राउड फील होता है सब सिस्टर्स के ऊपर भी, खुद के ऊपर भी, कि शायद हम सही रास्ते पे चलते रहे। और पुलिस में क्या होता है कि कई बारी भटक जाते हैं कि हमारे डैड तो ये हैं, तो वो कभी नहीं कि हमने गलती की, या फिर मॉम डैड थे कि कुछ गलती करोगे तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। उस टाइम पे बहुत ये रहता था, और डिसिप्लिन लाइफ थी। हम लोग गाँव में भी जाते, जैसे हमारा गाँव जो है लगभग 80 किलोमीटर्स है वहाँ से, दिल्ली से जो हरियाणा में। तो हमारे पास में लंबरेटा स्कूटर था, तो मैं और एक और सिस्टर, अच्छा। मॉम डैड, हम सब लोग उसके ऊपर जाते थे। तो ये सारी चीज़ें देखते-देखते लगता है कि मेबी वी वर ऑन द राइट ट्रैक। पेरेंट्स ने भी कभी ऐसा नहीं किया कि वो कोई कई पार्टीज़ में जा रहे हैं और तुम लोग घर पे रहो, हम आएँगे, ऐसा कभी नहीं किया। तो वो लोग बहुत इन्वॉल्व थे हमारी लाइफ में, ऐसा मुझे लगता है। और यही चीज़ हमने सीखी, तो आज जो मैं देखता हूँ कि शायद वो कंटिन्यूटी हमने रखी है और उसी पे ही चल रहे हैं।
वाह। और आपकी कहानी जो लव स्टोरी की जो स्ट्रेंथ होती है वो विश्वास की होती है और एक दूसरे को स्ट्रगल टाइम में सपोर्ट की होती है। आपने जो प्रिपरेशन की, क्योंकि अभी हाल ही में फिल्म आई थी 12th फेल, आपने शायद देखी होगी। हाँ, तो इस तरह के कोई किस्से आपके भी कहानी में? बहुत सारे हैं क्योंकि हमारा भी जैसे हमने बताया कि हम लोग हम्म, साथ में पढ़े, हम्म, हम साथ में फेल हुए। हम्म, हम लोग जब जॉब कर रहे थे, जब मेरी वाइफ जो है वो भी एक एनआईटी करके था, वहाँ पे उन्होंने जॉब ज्वाइन किया, हम लोग साथ में गए थे, उनका इंटरव्यू हुआ और मुझे मुझे जॉब मिला गेल में। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रगल थी हमारी और फिर हम लोग मिलते थे मेरे पास में जब ये हुआ इंजीनियरिंग, क्योंकि मुझे बाद में इंजीनियरिंग के बाद में पेरेंट्स ने मुझे मोटरसाइकिल लेके दी हम्म। कि ठीक है तुम ये लो पर ध्यान से। तो हम लोग मिलते थे और इसके अलावा पढ़ने के टाइम पे हमने, मुझे लगता है कि मेरी वाइफ ने काफ़ी मुझे मदद की और मैं भी कुछ चीज़ें उनको बताता था, तो हम काफ़ी डिस्कशंस भी करते थे फ़ोन के ऊपर। तो उस टाइम तो ऑर्डिनरी फ़ोन फोन होते हुआ थे, करते थे। तो विद कॉर्ड। हम्म, तो उस पे हम लोग बहुत सारे डिस्कशंस हमारे रहते थे, हम्म, या जब हम क्लास अटेंड करते थे तो उस टाइम पे भी डिस्कशंस। तो मुझे लगता है कि ये लव जो होता है वो साइड बाय साइड चल रहा था हमारा, परंतु फोकस जो था उस टाइम पे कि हमारा जो मेन उद्देश्य है उस पर वो है फोकस। पढ़ाई, और हमारा गोल जो है हम्म। वो हमारा ये है। तो गोल्स में और हमारी जो जर्नी दोनों में तो हमने आपका साथ से पार्टिसिपेशन बहुत रहा, आप उनका पार्टिसिपेशन बहुत रहा है काफी आपके रहा। जी सक्सेस जी में। बिल्कुल काफी रहा। ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी को अगर हम ये करते हैं, देखते हैं, बाहर बात करते हैं, तो आपको बड़े आप बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन पर्सन हैं, आप बहुत अच्छी से लोगों को समझ पाते हैं। ये खूबियां कहाँ से आई है आपको लगता है? मुझे ये लगता है कि हमारी अपब्रिंगिंग में ये होता है ये क्योंकि सारी पुलिस चीजें। फोर्स में जनरली रहने वाले लोग हम्म। थोड़े से कठिन भाषा का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा हार्श होते हैं चीज़ों को लेकर। शायद उनके लाइफ में भी 24/7 जॉब होता है, वो सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। तो एक तो बैलेंस वो किस तरह से लाया है आपने, और ये सारी? ऑफ लेट एक तो मैं जो है स्पोर्ट्स में रहा, तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स हमारे को बहुत ग्राउंडेड रखती हैं चीज़ें, हुँ, क्योंकि उसमें हम जीतते भी हैं और उसमें हम हुँ, हारते भी हैं। हुँ, वो एक इशू है। उसके अलावा मैंने हमेशा अपने जॉब को और पर्सनल लाइफ को कभी मिक्स नहीं किया। मैं ऑफिसर हूँ, मैं ऑफिस में हूँ। जब मैं घर में जाता हूँ तो ऑफिसर नहीं हूँ, वहाँ पे मैं एक फादर हूँ, वहाँ पे मैं एक हस्बैंड हूँ, वहाँ पे मैं एक बेटा हूँ या एक भाई हूँ। तो ये मैंने डिस्टिंक्शन रखी। उसके अलावा मैं अभी भी हर रोज़ सुबह मेरा जो फर्स्ट काम रहता है उठ के, वो मेडिटेशन रहता है। तो मैं रेगुलर मेडिटेशन करता हूँ और उससे कहीं न कहीं मेरे को एक ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है और वो भी शायद मुझे काफ़ी ग्राउंडेड रखती है। बाकी जहाँ पे क्रिमिनल्स के साथ में हैंडल करना हो, डील करना हो, वो हमारा रूप जो है अपने आप चेंज हो जाता है। पुलिस में होता ही है वो हुँ, करने, परंतु मेरे पास में अगर कोई आ रहा है एक मिलने के लिए, हुँ, जो या बच्ची आ रही है, कोई लेडी आ रही है, कोई सीनियर सिटीज़न आ रहे हैं या कोई जेंटलमैन आ रहे हैं जिनका कुछ काम है, मैं उनको तेज़ आवाज़ में बोल ही नहीं सकता, क्योंकि वो शायद फिर एक इम्प्रेशन या फिर वो अपनी चीज़ मुझे खुल के नहीं बता पाएँ, या मेरा ओन स्टाफ, हुँ। मेरे स्टाफ को जब तक मैं बात नहीं करूँगा उससे तो नहीं। तो ये सारी चीज़ें उसमें रिफ्लेक्ट करती हैं, तो मैं हुँ। उसको एम्पैथाइज़ मुझे लगता है कि हम सब लोगों को करना चाहिए और वैसा मैं करता हूँ। आपको बहुत ही लीनिएंट ऑफिसर माना जाता है। आप क्या कहेंगे इस पे? अ, देखिए लीनिएंट ऑफिसर का मतलब मुझे समझ में नहीं आता। हुँ, लीनिएंट ऑफिसर ये है कि आप एम्पैथाइज़ करते हैं, अगर उसको लीनिएंसी बोल रहे हैं हुँ, तो मुझे लगता है वो गलत है। क्योंकि हम लोग जब काम करते हैं, जैसे मैं 2 कुंभ मेलास मैंने हुँ, मैनेज किए हैं। तो लीनिएंसी का मतलब होता है इफ यू आर अ गुड लीडर, हुँ। तो आप जब 20-25 लाख लोगों को आपको अगर मैनेज करना है, उनको हैंडल करना है और 10,000 की मैन पावर है, मैनपावर उसको भी स्ट्रेंथ अगर ये हो तो। करना है, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स को भी आपको हैंडल करना है, तो आपको अपनी वाणी पे, अपने शब्दों पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। ट्रू। अगर मैं अपनी मर्यादा के बाहर जाके किसी को कैसे भी बोलूँगा, मुझे लगता है वो गलत है। तो अगर उसको लीनिएंसी समझते हैं तो मुझे लगता है अच्छी चीज़ है, सबको वैसा होना चाहिए, हुँ, क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल आपका पूरा हो रहा है और विदाउट एनी स्टैम्पीड, विदाउट एनी प्रॉब्लम, हुँ, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात है।
या जब मैं गुर्ता गद्दी कर रहा था नांदेड़ में, तो उस टाइम भी, क्योंकि आपका जो बेसिक कैरेक्टर है वो कभी चेंज नहीं चेंज हो नहीं सकता होता और है। करना भी नहीं चाहिए, इसीलिए तो हम अलग अलग होते हैं ना। हम्म, तो पुलिसिंग जो है वो हर तरीके से आप किस तरह से हैंडल करते हैं, हम्म, क्योंकि पूरे दिन में अलग अलग टाइप के लोग आते हैं, तो वो आपको वैसे ही हैंडल करना चाहिए। मैं हर एक को ऊंची आवाज में बोल नहीं सकता या फाइल फेंक नहीं सकता, जो कि एक एक आउट ऑफ कंट्रोल वाली चीजें हैं। जिस हम्म, आदमी को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है शायद वही चिल्लाता है। हम्म, तो बगैर चिल्लाए हुए भी आपके सारे काम होते हैं, तो चिल्लाने की जरूरत क्या है? ट्रू। तो मुझे ऐसा लगता है। आपने बहुत अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में भी काम किया है, अलग-अलग पोस्टिंग आपको मिली है, आपने कुंभ मेला भी हैंडल किए, बहुत सारी चीज़ें। कोई ऐसा किस्सा जो बहुत ही आपको लगता है कि आपके लिए बहुत चैलेंज रहा है, वो रहा हो, इवन फ्रॉम द क्राइम हो या भी कोई भी डिपार्टमेंट का हो, जो आपको लगता है बहुत ही कठिन रहा, इसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो गया था? बहुत सारी चीजें हुई हैं, मतलब पूरे इसमें जो है बहुत सारे केसेस हुए, जिसमें डेकॉइटी केसेस भी हुए, जिसमें मर्डर केसेस भी हुए, जिसमें मिसिंग के भी केसेस हुए, या फिर हमारे ऑफिसर्स की भी गलतियां हुई, काफी सारी चीजें हैं। एक जो केस है मैं हमेशा मेरे को दिमाग में रहता है और वो निकलता नहीं है, वो एक केस था जिसमें एक बहुत छोटा बच्चा था, 1.5-2 साल की उसकी उम्र थी। नांदेड़ में हम गुर्ता गद्दी कर रहे थे, उस दौरान में वो बच्चा मिसिंग हो गया और वो कहाँ गया कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर हमने जब इंक्वायरी शुरू किया तो पता चला कि एक मेड सर्वेंट थी जो उन्हीं की थी, वो उस बच्चे को लेके गायब हो गई है। अब ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि छोटा बच्चा है, वो लेके चलेगी, उसका क्या होगा? या तो फिर उसके बाद में वो डिमांड करेंगे कुछ, या फिर उस बच्चे को हार्म ना करें। तो हम हर तरीके से सोच रहे हैं कि बच्चे को रिकवर करना बहुत ज़रूरी है उस समय। तो वो एक काफ़ी सेंसिटिव मैटर था और उसमें फिर हमने टीम्स, जैसे ही हमको पता चला वो कहाँ-कहाँ जा सकती है, 3-4 अलग-अलग डायरेक्शंस में हमने टीम्स को भेजा। तो एक हमने टीम भेजी थी मुंबई में, तो हमको पता चला कि उसका एक लवर था, वो उसके पास में शायद हो सकती है। तो हमारा उसमें शक ठीक निकला और बहुत कोशिश के बाद में हमको फिर अल्टीमेटली वो बच्चा रिकवर किया हमने। तो उसके बाद में जो वो बच्चे को लेके आई, हम लोग, हमारी टीम जो है फ्लाइट से गए थे और वापस जब लेके आए तो उसकी माँ जो है उस समय जो बच्चे को लेके आई और उसने मेरे पाँव पकड़ लिए। तो वो जो चीज़ थी बहुत टची थी उस समय पे, और मैं आज भी भूल नहीं सकता उस चीज़ को कि किसी कितना माँ को बड़ा किसी अपना काम हुआ है बेटा उसमें। लौटाना हाँ, बहुत बड़ी बात तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, तो है। ये बहुत इमोशनल चीज़ें और ये बहुत ट्रिकी चीज़ें रहती हैं। हमारी छोटी-सी गलती की वजह से बच्चे का नुकसान हो सकता था। तो आप सोचिए कि उस फैमिली के ऊपर कितनी बुरी तरह से वो सिचुएशन आ सकती थी। तो ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करना सिस्टमैटिकली और सबको इन्वॉल्व करना कि इसमें सब चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ होता तो उस टाइम गुरुता गद्दी चल रहा था, कुछ होता तो उस टाइम पब्लिक वो का क्या रिएक्शन होता, प्रेस में किस तरह से आती चीज़ें और उस फैमिली का क्या होता और हमारी पूरी प्रेस्टीज, हम सब पे एक धब्बा लगता कि केस को डिटेक्ट नहीं कर पाए। हुँ। बच्चा ऐसी सिचुएशन में जब तक इतनी सारी चीज़ें थी उसमें गायब हो गया। जब भीड़ को मैनेज करना होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुंभ मेले की भी बात करें, वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, लाखों की तादाद में लोग ये आते हैं। किसी और वहाँ पर आप किसी के माइंडसेट को नहीं ये कर सकते, क्रिमिनल माइंडसेट के भी लोग आते हैं वहाँ पर। ऐसी सिचुएशन में आप किस तरह का और कौन-कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखते हैं? व्हाट आर द चैलेंजेस यू टेक केयर ऑफ द थिंग्स लाइक? आई थिंक इसमें दिस इज़ एन ओवरऑल थिंग और हुँ, इसमें सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं हम। और मेरा ये मानना है कि अगर हम प्रिपरेशंस ठीक से करते हैं, तो बाकी चीज़ें आसान हो जाती हैं और प्रिपरेशन में का मतलब है कि उसमें सारे स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। जहाँ पे जैसे कुंभ मेला मान लो त्र्यंबकेश्वर में हो रहा है, हुँ, तो वहाँ के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा अफ़ेक्टेड होंगे, हुँ, क्योंकि लाखों लोग उस टाउन में आने वाले हैं। बहुत सारे साधु आएँगे तो वो एक स्टेक होल्डर्स होंगे। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में जिसमें कि पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो या फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, ये सब लोगों का अपना-अपना एक काम रहेगा उसके अंदर। तो ये जो सब लोग हैं उसमें इन्वॉल्वड हैं, तो उनको भी इन्वॉल्व करना। फिर हमारे पास में जो स्टाफ आने वाला है, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल पुलिसिंग का जो डिस्ट्रिक्ट का स्टाफ रहेगा वो कम होता है, तो बाहर से जो लोग आने वाले हैं, उनका रहने का, उनका खाने का, उनका ट्रेनिंग का और उनके फिर रिहर्सल्स का, ये सारी भी चीज़ें आपको करनी है। जब कुंभ मेला चल रहा है तो उस टाइम पे बहुत सारे वीआईपीज़ भी आएँगे, तो वो उनका भी देखने का है और उसके बाद में कोई सैबोटेज ना हो जाए,
क्योंकि वो कीचड़ कुंभ होता है, बारिश बहुत तेज आ सकती है, तो ऐसी इवेंचुअलिटीज़ को भी हैंडल करने का, तो ये मल्टीटास्किंग रहता है ये सारी चीज़ें। तो इसमें जो है सब चीज़ों सब लोगों से का सहभाग इसमें बहुत ज़रूरी है, उनको भी ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। तो और फिर उसके बाद में जब रिहर्सल्स हैं, सब चीज़ें राइट टाइम पे पूरी हों। कुछ भी चीज़ अगर रह जाती है, तो उसका फिर से इम्पैक्ट। फिर जो साधु आते हैं, उनके अपने अलग एक थॉट प्रोसेस होता है कि हमको इतने बजे निकलना है, हमको ये करना है, हमको वो करना है। तो उनके साथ भी इन्वॉल्व होके, बिकॉज़ यू आर अ टीम लीडर, सो यू हैव टू बी डिस्कसिंग ऑल दीज़ इश्यूज़ इन सब लोगों के साथ में कि तो भई इसमें पुलिसिंग में ज़्यादा साइकोलॉजिकल स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि आप सबकी साइकोलॉजी, क्योंकि उस टाइम पे आप बैठे हुए हैं, साधु आएँगे, वो गए, मीडिया आ जाएगा, मीडिया को आप कर रहे हैं हैंडल, फिर कोई आएगा कि मेरे है। साथ में ये इंसिडेंट हो गया। आप समझ रहे हैं इसमें, तो साइकोलॉजिकली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग टू हैंडल, क्योंकि वो 24 घंटे आपको रहना है। मैं आपको और चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे कुंभ मेला है, स्नान होना है, एक पर्टिकुलर तिथि है, उससे 1 दिन पहले ही लोग आना शुरू हो जाते हैं, तो उस दिन हमारी पूरी पुलिस फ़ोर्स रहती है। जिस दिन स्नान है उस दिन तो आप भूल जाइए, मतलब सुबह से ही स्नान चलता रहेगा। फिर जो 3rd डे है उस टाइम पे सब लोग वापस जा रहे हैं, तो 3 दिन आपको सोना नहीं है, सो सकते ही नहीं है आप। तो आपको पूरा टाइम जागना है, अलर्ट रहना है। अगर आप लीडर वहाँ से आप छोड़ के चले आते हैं, तो पूरी फ़ोर्स को लगता अभी तो चले गए एसपी साहब, तो अभी आराम से लेते हैं इसको, वैसा भी नहीं कर सकते आप। तो आपको मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रहना उसमें बहुत ज़रूरी है। आपने फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ की बात करी। जी, आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर है। जी। फिटनेस के बारे में क्या मतलब ये जो आकर्षण रहा है, उस तरह का झुकाव रहा है आपका, वो कैसे जन्मा, कैसे पैदा हुआ, आपके अंदर कैसे आया? और आप उसके बारे में, आपके स्टाफ भी मुझे बोल रहे थे कि जब भी अगर ट्रेनिंग की बात हुई, रिटायरमेंट फंक्शन हो, तो आप फिटनेस की बात ज़रूर करते हैं। जी। किस तरह का इम्पोर्टेंस है आपके जीवन में फिटनेस का? मुझे लगता है कि जो आदमी फिट है, वो हिट वो है। वो हिट है, तो आप बता रहे हैं, वो आदमी किसी भी सिचुएशन में गिव अप नहीं करता। हुँ, तो इसमें फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इनफैक्ट मेंटल फिटनेस को ज़्यादा वो देता हूँ, क्योंकि हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर उसके बाद में थकना शुरू हो जाती है। मान लो हुँ, आप 100 किलोमीटर्स दौड़ रहे हैं, तो उसमें बॉडी आपको बोलेगी नहीं नहीं अभी बहुत हो गया, अब मैं थक गई हूँ, मेरे को पेन हो रहा है वगैरह वगैरह। बट इट इज़ योर माइंड हुँ। which tells your body कि नहीं, you have no right to stop, you have committed एंड दैट्स to, ट्रेनिंग, है ना? and that's training. वाओ! So and that training is also both physical and mental. मेंटल। तो जब मैं आयरन हुँ, मैन कर रहा था उस टाइम मैंने रियलाइज किया हुँ, कि 226 किलोमीटर्स का ये रेस है, हुँ, इसमें 4 किलोमीटर स्विमिंग है, हुँ, फिर 80 किलोमीटर्स का साइकिलिंग है, और 42 किलोमीटर्स का रन है। हुँ, तो कहीं ना कहीं थकान होती है। हुँ, तो उस टाइम पे मैंने रियलाइज़ किया, जब मुझे 90 किलोमीटर्स के बाद में एक हुँ, बार रुकना पड़ा, क्योंकि मेरे मसल पुल हो गई थी। हुँ, तो तब मैं अपने मसल से बात कर रहा था कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा एक पाँव का मसल तो ठीक है, व्हाई कांट यू आल्सो सपोर्ट? एंड देन अगेन इट वाज़ ओके। आई मीन आई एम टेलिंग यू दिस द फैक्ट। सो इट इज़ ऑल हियर। ऑल हियर। इफ दिस I सेज remember इट the one हैपेंस। kissa. I heard an interview of Vidya Balan, and Vidya Balan was shooting at कुछ आईसी मतलब कोल्ड टेम्परेचर था, -डिग्री में शूट कर रहे थे, एंड एवरीबॉडी वाज लाइक किसी को शूट करना नहीं था, एंड शी केम अप विद द शिफॉन की साड़ी, और शी सेड कि एवरीथिंग इज इन माइंड, एंड देन शी डिडंट इवन बॉदर अबाउट द ठंडी, और कुछ नहीं लग रहा था। तो उसके जो को पार्टनर थे, एक्टर थे, को एक्टर थे, वो उन्हें टीज कर रहे थे, एवरीथिंग इज इन माइंड, Yeah, एवरीथिंग इज yeah, इन माइंड। yes. वेल, आई थिंक आपके 7 पोस्टिंग्स है ओवरऑल अभी तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दोनों बहुत सारी हैं, मैं बहुत आई सारे। थिंक 15-16 पोस्टिंग्स हुई हैं। ओह! तो ये कैसे हुआ कि आईपीएस होने के बावजूद एससीजेडसी का काम आप, मतलब जनरली ये आईएएस कैडर को जाती है इस तरह की पोस्टिंग, जी। तो आपको किस तरह क्यों मिला? और आपने तो बड़ा एंजॉय किया, और बहुत अच्छी ग्रोथ एससीजेडसी को मिली नागपुर में। तो ये क्यों हुआ? ये क्यों का सवाल है मेरा बेसिकली। नहीं, क्यों ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा हम्म, लगता है कि हम्म, वी हैव अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ हम्म, लाइफ। हम्म, उसमें जितने ज़्यादा आप एक्सपीरियंसेस ले सकते हैं वो लेने चाहिए। हम्म, तो ये कल्चर डिपार्टमेंट था, मेरी वाइफ और हम लोग सब यहीं थे,
दोनों बच्चे पढ़ रहे थे यहाँ पे। हम्म। तो हम उस टाइम सोच रहे थे कि अभी सेंट्रल डेपुटेशन में जाना चाहिए। हम्म। तो ये सेंट्रल डेपुटेशन की एक पोस्ट थी। हम्म। और मैं, क्योंकि मैं फोटोग्राफी में, पेंटिंग में, ये सब हम्म। चीज़ों में इंटरेस्ट रखता हूँ, हम्म। तो इस पोस्ट मैंने फिर इसमें ऑप्ट किया कि ये पोस्ट मैं करूँगा तो शायद अपनी हॉबीज़ भी परस्यू कर पाऊँगा, और जो कल्चर का हमको प्रोपेगेट करना है, जिस कल्चर को हमको डॉक्यूमेंट करना है, प्रिजर्व करना है, ये भी एक मौका मेरे को मिलेगा। तो उसमें 5 स्टेट्स थी, तो पाँचों स्टेट्स में घूमने का मौका मिला। ये सारी चीज़ें मैंने इन्फॉर्मेशन निकाल के फिर मैंने अप्लाई किया, एंड आई वाज इंटरव्यूड, आई वाज सिलेक्टेड। सो इट इज़ शेयरली माय पर्सनल इंटरेस्ट ओह इनटू लवली। कल्चर, हम्म। कल्चर ऑफ इंडिया, हम्म। ट्राइबल या फिर फोक कल्चर। तो दोनों में बहुत रिच कल्चर है हमारा, इसलिए मैं वहाँ पे तो गया। फिर वापस कमिश्नर ऑफ पुलिस नागपुर बन के आए। क्या चैलेंजेस फिर नागपुर शहर को मतलब को लॉ एनफोर्समेंट के लिए लगता है आपको अभी? अच्छा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पे काम करने का काफ़ी अच्छा स्कोप है। जो चीज़ें हम बाहर से देखते हैं कि पुलिस को ये करना चाहिए, पुलिस को वो करना चाहिए, हम्म। वो सब चीज़ें करने का मौका है। यहाँ पे एक जो टैग है नागपुर में, क्योंकि बोलते हैं कि लोग क्राइम बहुत ज़्यादा है, क्राइम प्रोन सिटी है, तो वो जो टैग है उसको ख़त्म करने का मौका यहाँ पे है मुझे। या जो जहाँ जिन एरियाज़ में ज़्यादा क्राइम होता है, जैसे स्लम एरियाज़ हों या फिर और जो एरियाज़ हैं, तो उन एरियाज़ में क्यों क्राइम होता है वो स्टडी करके उसके ऊपर उपाय करने का एक अच्छा मौका मेरे को यहाँ पे मिला है। और आप जब एडिशनल सीपी करके काम करते हैं और जब सीपी करके करते हैं तो बहुत अंतर होता है उसमें, बिकॉज़ नाउ आई एम द सीपी। सो कुछ गलती होती है तो वो मेरी गलती है, कुछ अच्छा होता है तो मेरे स्टाफ की, हम सबकी मिलके अच्छा काम किया शायद इसलिए हुआ है। तो ऐसा प्रोजेक्ट भी किया जाता है कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। वो गिनते हैं कि इस टाइम पे कौन सीपी थे, क्यों ऐसा हुआ? तो इसलिए बहुत चैलेंजिंग पोस्टिंग है ये, और क्योंकि ये सेंट्रल इंडिया का बहुत महत्वपूर्ण सिटी है, टाउन है, और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण, सबकी नज़रें रहती हैं इस सिटी के ऊपर। वुमेन क्राइम नागपुर में बहुत ज्यादा है। अगर बात करें तो 1100 के ऊपर केसेस दर्ज हैं। आप किसको किस तरह से देखते हैं वुमेन क्राइम अगेंस्ट वुमेन, और इसको किस तरह से आप प्रोहिबिट कर सकेंगे? उसके क्या नियोजन और उपाय योजना आपके पास में है? इसमें ये है कि एक तो हमारा प्रॉम्प्ट रिएक्शन होना चाहिए, हम्म। और वो हम करते हैं। जैसे हम्म। इन्फॉर्मेशन आती है तो उसके ऊपर हम छोड़ते नहीं है कि ठीक है ये तो आपस का झगड़ा था, या इनका अफेयर था, या कुछ और इशू था, ये ना करते हुए हम उसको केस रजिस्टर करते हैं। वो केस रजिस्टर होने के बाद में एक फ़ायदा होता है कि हमको पता चलता है कि इस व्यक्ति की वजह से ये हुआ है, तो उस पे हम लोग वॉच रख सकते हैं, और वो आगे ऐसी चीज़ें ना करे तो प्रिवेंटिव एक्शंस वगैरह ले सकते हैं। ये एक रिएक्टिव हुआ। प्रोएक्टिवली हमको एक और चीज़ है कि जैसे हमारे यहाँ पे भरोसा सेल है, या अपने लोगों को ट्रेनिंग देना, या इस तरह के केसेस ना हो, तो इसके लिए हम स्कूल्स में जाना, कॉलेजेस में जाना, लोगों को एजुकेट करना कि ये चीज़ें ना हो, या फिर इस तरह की अगर आपको एक्टिविटीज़ दिखते हैं तो हमको बताएं, तो पब्लिक को उसको उसमें इन्वॉल्व करना। ये दोनों चीज़ें हैं, एक तो उसको प्रोहिबिट कैसे हो सकता है, और लोगों को हम लोग प्रमोट करते हैं कि भाई ऐसा ना हो, उसके बारे में एजुकेट करते हैं, जो लॉज हैं उनके बारे में हम लोग बताते हैं। तो आज जो है, जैसे सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी क्राइम होते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी का प्रोफाइल फेक किसी ने यूज़ किया, या किसी का इंस्टा हैक कर दिया, या फिर किसी का फेक आईडी बना के एक नया ये बना दिया किसी का प्रोफाइल। तो ये सारी चीज़ें भी, काफ़ी चीज़ें इनकी वजह से भी केसेस अभी क्राइम बढ़ते का हैं। चेहरा बदल गया है, थोड़ा साइबर बेस्ड क्राइम ज्यादा होने लगे हैं वुमेन क्राइम अगेंस्ट वुमेन में। जी बिल्कुल, कोई मैसेजेस भी, अभी कल परसों का एक हमारे पास में केस था, जिसमें एक व्यक्ति ने महिला को अश्लील मैसेजेस दिए, तो वो आईटी एक्ट में आता है। तो हमने इमीडिएटली उस पे केस दाखिल किया और उसके ऊपर कार्रवाई भी की। तो इस तरह के केसेस जो हैं वो अलग से भी इसमें बढ़ रहे हैं। जो कन्वेंशनल क्राइम था, किसी को छेड़ना, किसी का, वो तो एक होता था, पर अभी इलेक्ट्रॉनिकली भी वो केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। मिसिंग रिपोर्ट्स भी बहुत सारी है, वुमेन मिसिंग्स आर लाइक वो भी बहुत ज़्यादा है। वो क्यों है और यहाँ पर क्या रीजंस है जिसकी वजह से मिसिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही है, और उसको कैसे थामा जा सकता है? मिसिंग जो हम देख रहे हैं उसमें जो ज़्यादा है वो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है। वो है लगभग 12 साल से लेके 18 साल तक का। ये जो ग्रुप है ये सबसे ज़्यादा है।
अब उसमें एक तो जो नज़र आता है, एक तो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट। हम्म। पेरेंट्स जो हैं वो बाहर चले जाते हैं और बच्चे जो हैं, बच्चियाँ जो हैं आपस में बात करते हैं, उनका अफेयर होता है या फिर कुछ और चीज़ होती है और वो घर छोड़ के चले जाते हैं। हम्म। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, या कुछ केसेस में वो बच्ची के घर का जो एटमॉस्फेयर है वो ठीक नहीं है, झगड़ा हुआ और वो चले जाते हम्म। हैं, वहाँ से घर छोड़ के चले जाते हैं। हम्म। या फिर किसी का लव अफेयर होता है तो वो उसमें हो जाता है। तो ये सब केसेस जो हम लोग किडनैपिंग के, क्योंकि वो बच्चे, वो लॉ है हमारा, तो हम्म। उस एज के जो छोटे हैं बच्चे, 18 साल से जो छोटे हैं, उन सब केसेस में हम किडनैपिंग के केसेस दर्ज करते हैं। हमारे यहाँ पे लगभग 94-95% डिटेक्शन रेट है, मतलब वो बच्चे हम्म। वापस आ जाते हैं। तो ये जो है, तो उसमें हमारा जो स्टाफ है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है इसमें। हम्म। तो इसमें जो प्रिवेंशन है, तो हम्म। कहीं ना कहीं सोसाइटी, फैमिली हम्म। एंड स्कूल या हम्म। कॉलेजेस, उनका भी काफ़ी हम इम्पोर्टेंट ऑफ रोल कैमरा है। बात करें तो क्या इसमें कम्युनिटी पुलिसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है? बिल्कुल है, क्योंकि कम्युनिटी, जिस जिस कम्युनिटी में हम रह रहे हैं, हम्म। उस कम्युनिटी का तो हमेशा ही रोल है। हम्म। तो वो क्यों हो रहे हैं, वहाँ पे भी वो हम्म। आके हमको बता सकते हैं, विटनेस वो बता सकते हैं हमको केस। तो सोसाइटी में जो लोग हैं उनका मेजर रोल है उसके अंदर। हम्म। तो किसी का इकोनॉमिक स्टेटस सोसाइटी में हो, किस जैसे स्लम्स में है, तो अगर बच्ची के ऊपर कुछ हो रहा है तो माँ बाप नहीं है और वो झोपड़ी में है या स्लम में है, तो वहाँ पे उसका माहौल कैसा है, वहाँ के आसपास के लोग कैसे हैं, वो एजुकेटेड हैं कि नहीं, हम्म। और वो उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, हम्म। उनको रिक्रिएशन की सुविधाएं कैसी हैं, एजुकेशन उनको ठीक से मिल रही है, स्कूल जाते हैं कि नहीं। ये सारे फैक्टर्स हैं जो इन चीज़ों के अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसी क्राइम रिपोर्टर से मैं आपके बारे में बात कर रही थी तो जिक्र हुआ कि आप महिलाओं के इस तरह के एरिया में जाकर उनके प्रॉब्लम्स को समझने की भी एक पहल और कोशिश कर रहे हैं। उस पहल के बारे में बताइए। हम, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इन जैसे स्लम्स हैं, वहाँ पे क्या-क्या रीज़न्स हैं। तो अभी हमने साइकोलॉजिस्ट जो हैं हमारे इस शहर के, उन सब से हमने बातें की और सबका ये बोलना था कि यहाँ पे इंटरवेंशन ज़रूरी है, सोसाइटी की भी, हम्म। लॉ एनफोर्सिंग हम्म। एजेंसीज़ की भी, और एजुकेटेड जो एक एलीट है साइकोलॉजिस्ट, उनकी भी एक ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अगर पब्लिक में जाएँगे और वहाँ पे बच्चों को, महिलाओं को और बच्चियों को ये बताएँगे कि आपको अगर कोई छेड़ता है, आपको कोई परेशान करता है, तो हम हैं, आप हम्म। हमें बताएँ। वो हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आप जिक्र कर रहे थे इमामबाड़ा, आई सपोज आप वहां पर गए और 32 लड़कियां आप स्कूल जाने लगे, कॉलेज जाने लगे फेयरलेसली। नहीं, ये नासिक का था। नासिक का था। हाँ, ओके। तो इस तरह की पहल नागपुर में भी होने वाली है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और जिक्र मतलब जहन में सवाल आता है कि डिपार्टमेंट में बहुत सारी महिला और पुलिस हुँ, अधिकारी हैं। उन अधिकारियों का मतलब और पुलिस और इंक्लाइन है टुवर्ड्स कमिंग एंड जॉइनिंग द पुलिस फोर्स। बिल्कुल, एंड वी हैव वेरी कॉम्पिटेंट लेडीज़। वो सीनियर लेवल पे भी, हमारे हम्म। यहाँ तो जॉइंट सीपी भी हम्म। महिला अधिकारी हैं, उसके बाद में डीसीपीज़ हैं, उसके बाद में इंस्पेक्टर्स, एपीआई, कांस्टेबलरी तक हैं। तो बहुत अच्छा मैन पावर है हमारे पास में। किस तरह से पुलिस फोर्स में एडेड एडवांटेज है, स्किल सेट किस तरह से बढ़ा है पुलिस फोर्स का आफ्टर वुमेन जॉइनिंग एज अ पुलिस फोर्स? मुझे लगता है उसमें एक नई डायमेंशन उसको मिली है। उसमें जो माइंडसेट है वो चेंज हुआ है। जब महिला किसी चीज़ को देखती हैं, कि बच्चों के ऊपर कोई अपराध हो या महिलाओं के या बच्चियों के ऊपर हो, तो उनका सोचने का नज़रिया अलग रहता है। या फिर जब वो स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं और वहाँ पे जब बात करते हैं, वो नज़रिया अलग रहता है। या हमारी जो पुलिस दीदी हैं और पुलिस काका हैं, वो जब किसी चीज़ को हैंडल करते हैं तो वो अलग होता है। भरोसा सेल जो हमारा है वहाँ पे, जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं या फिर साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, वहाँ पे हमारे जो पुलिस वाले हैं, उनका देखने का नज़रिया अलग है। तो ये सारी चीज़ें ना पैरेलली अलग-अलग एंगल पे काम कर रही हैं, और इसीलिए जब हमारे जो लेडी ऑफिसर्स हैं जब जाते हैं किसी कॉलेज में, तो एक ट्रस्ट अलग होता है। एक एक मेल ऑफिसर और एक फीमेल ऑफिसर, जो महिला है, बच्ची है, तो वो उसके साथ में अच्छे से रिलेट करेगी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये काफ़ी चेंजेस हार्डकोर हुए हैं। क्राइम सॉल्व करने में महिलाओं का क्या, महिला ऑफिसर्स का कैसा योगदान है? बहुत अच्छा रोल रहता है उनका। हम्म। और रेड्स कंडक्ट करनी हो हम्म। या किसी केस को डिटेक्ट करना हो,
तो उसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं। मैं तो यहाँ पे यही सब चीज़ें देख रहा हूँ और पॉजिटिवली, मतलब क्राइम ब्रांच में भी हमारी महिलाएं जो यूनिट को हेड कर रही हैं, जो कि मेल डोमिनेटेड कभी हुआ करता था, तो वहाँ पे भी अधिकारी हैं। कोई क्राइम डिटेक्शन के लिए तो वहाँ पे भी महिला अधिकारी हैं। मिसिंग हैं, हमारे पास में ऐसी महिलाएं जिसने लगभग 350-400 बच्चों को डिटेक्ट करके या मिसिंग बच्चों को लेके उनके पेरेंट्स से मिला है। तो कोई ऐसा एरिया है ही नहीं। ये इलेबोरेट कीजिए ना, क्योंकि वो लेडी ऑफिसर का जिक्र हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे जी। कि तकरीबन 550 मिसिंग केसेस सॉल्व करी हुई लेडी ऑफिसर हमारे डिपार्टमेंट में है। जी। क्या नाम है उनका? शायद नेहा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हाँ। तो 2 लोग हैं उसमें, एक जेंटलमैन है जिसने 550 से ज़्यादा ये डिटेक्ट किए हैं बच्चों को वापस लेके आए हैं, और एक महिला हेड कांस्टेबल है जिन्होंने लगभग 350 पौने 400 बच्चों को वापस अपने पेरेंट्स से मिलवाया है। महिलाओं के क्या प्रॉब्लम्स लगते हैं, स्पेशली विमेन पुलिस ऑफिसर्स एंड पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाले, उनके उनके पर्सनल चैलेंजेस क्या हैं, और क्या एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आप उनके चैलेंजेस को समझ पा रहे हैं और उस दिशा में कुछ काम करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि चैलेंजेस तो हैं उनके। जब नाइट शिफ्ट्स होती हैं तो उस टाइम पे वो अपनी फैमिली और बच्चों से दूर रहते हैं, तो ये एक मेजर चैलेंज है। या फिर जब दिन में भी आते हैं तो अपने बच्चों को घर छोड़ के आते हैं, और क्योंकि महिलाओं से बहुत अपेक्षा होती है, उनके इन-लॉज़ की भी अपेक्षा होती है, हस्बैंड की भी अपेक्षा होती है और बच्चों की अपेक्षा होती है। तो वो सारी जो हैं, वो एक जो महिला है उसको सब चीज़ों को जस्टिफाई करना पड़ता है, और जो सीनियर ऑफिसर हैं उनको भी लगता है कि इसको ये काम करना चाहिए, जब यहाँ पे आए तो काम करना चाहिए। तो ऐसी-ऐसी बहुत, और सोसाइटी में भी जब जाते हैं, आपने यूनिफ़ॉर्म पहना है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जो है क्राइम पे कंट्रोल करेंगे, आप लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज़ जो दी हैं वहाँ पे रहेंगी और ये करेंगी। या फिर उनके साइकोलॉजिकल कई बारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रही अपने इसको, या फिर मेडिकल इश्यूज़ भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों के देखते हुए तो एक तो गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी सुविधाएँ दी गई हैं, मेडिकल सुविधा हो या बाकी सब हो, वो भी मतलब हो रहे बेसिक हैं। चीजों की बात करें तो टॉयलेट्स फॉर वुमेन ऑफिसर्स, ये हाँ। तो बेसिक की बात करें, मैंने कुछ रिसर्च करने की कोशिश करी थी। ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं, बिकॉज ट्रैफिक पुलिस जो महिलाएं हैं जनरली, आमतौर पर अगर ये बात करें तो हमारे पास में पब्लिक टॉयलेट्स, इतने नंबर ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है, एंड वुमेन आर वर्किंग, वुमेन स्पेशली वुमेन ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स जो कि ऑन रोड रहती है, उस दरमियान उनको जो दिक्कतें आती है, ये एक वन ऑफ द इशू है जो मैंने काफी लेडी पुलिस ऑफिसर से बात करने पर मुझे पता चला कि इस तरह के चैलेंजेस आते हैं उन्हें। तो क्या इस दिशा में एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिलकर कुछ और भी प्रयास हेल्थ रिलेटेड भी हो जाएगा और लॉ एनफोर्समेंट के हिसाब से? जो आपने बताया, जैसे पहले यहाँ पे चेंजिंग रूम्स नहीं हुआ करते थे, अभी हर पुलिस स्टेशन में चेंजिंग रूम्स हैं। हमारे ऑफिसेज में भी, हेडक्वार्टर में भी, सब जगह पे वो है, और सेपरेट टॉयलेट्स वगैरह जो ये भी सब जगह पे मैंडेटरी है, तो वो भी सब चीज़ें हैं। तो ये जो आप प्रॉब्लम बता रही हैं, ये दोनों मेल और लेडीज दोनों के लिए ही है, जैसे ट्रैफिक का आपने बताया। तो उन सब चीज़ों को देख के हमारे ऑफिसर्स को हम लोग सेंसिटाइज ये कहते हुए करते हैं कि इनको जाना है, अपने आप को अगर रिलीव करना है तो दे कैन गो, दे कैन अगेन कम बैक ऑन ड्यूटी। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। अगर कुछ उनका मेडिकल कोई और भी इश्यूज़ हैं तो उसके बारे में भी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको सेंसिटाइज करना, बोलना, और वो खुद भी सेंसिटाइज रहना, तो ये सारी चीज़ें तो ज़रूरी हैं ही, और उस पे हम रेगुलरली काम करते हैं। तो इस तरह की, जैसे हमारे इनके साथ में डिस्कशंस होते हैं, तो वो भी अगर कुछ चीज़ें सामने आती हैं तो हम उसके ऊपर इमीडिएटली कार्रवाई करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि एक महिला हमारे पास में जॉइंट सीपी है, मतलब सेकंड इन कमांड, तो वो हैं। फिर डीसीपीज़ यहाँ पे 2-3 तो डीसीपीज़ हमारे पास में लेडी ऑफिसर्स हैं। तो ये सब चीज़ें जो अपने लेवल पे अच्छे से कर रहे हैं। एक और सवाल ये है कि जैसे वुमेन क्रिमिनल्स, ये क्या क्रिमिनल्स जो माइंडसेट होता है ये जेंडर बाइस होता है क्या, या फिर कुछ अलग भी है इसके साइकी थोड़े, जब वुमेन क्रिमिनल्स को आप हैंडल करते हैं तब? तो ये पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हाँ, हैं? पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको क्या नजर आता है कि जैसे वुमेन क्रिमिनल्स भी बहुत सारे होते हैं जी।
और उनके माइंडसेट्स किस तरह से होते हैं, क्यों वो क्राइम में इंक्लाइन होते हैं, या फिर ऐसा कुछ इसमें इस साइकी में कोई क्रिमिनल जेंडर साइकी नहीं है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये एक बहुत इट इज़ वेरी वेल रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेड एंड एक्सप्लेन्ड कॉन्सेप्ट, और ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है कि उसका एक तो माइंडसेट कैसा है, एक तो वहाँ से शुरू होता है, उसके बाद में आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, वहाँ से शुरू होता है, और उसके बाद में सोसाइटी में आप रह रहे हैं वो होता है। कुछ ऐसे ट्राइब्स भी रहे हैं इतिहास में कि जो इसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करते थे कि हमारा काम ही ये है। क्राइम। तो ये सारी चीज़ें जैसे मैंने बताया, सोसाइटल, इकोनॉमिक और माइंडसेट या फिर माइंड कंडीशन, ये सारी चीज़ें रहती हैं। और जहाँ तक क्राइम की बात है, हर तरह के क्राइम में विमेन को भी देखा गया है कि ऐसा नहीं है कि जो इस तरह के जो क्राइम है, जैसे वो गैंग हमने पकड़े हैं 2-3 महिलाओं के, तो वो स्नैचिंग कैसे करते हैं, या फिर बतौनी के जो गुन्हे रहते हैं कि आपको कंफ्यूज करके आपका सामान निकाल लेते हैं, इस तरह के, तो वो तो हैं ही। तो इस तरह के महिला वो कहाँ से आते हैं? सोसाइटी से ही आते हैं, अपने गांव से आते हैं या कहीं से भी होते हैं। तो इस तरह की हैं चीज़ें। तो माइंडसेट जो मैंने बताया, ये 3 चीज़ों में आप डिफाइन कर सकते हैं। अपने आपका स्टाफ, हमें हम जो बातचीत कर रहे थे तो बता रहा था कि रेड लाइट एरिया में जो काम करते हैं, इस तरह से देह व्यापार का काम करने वाले, उस तरह से एक पहल के तौर पर आपने ये जानने की भी कोशिश की कि वो इस तरह के काम में क्यों लिप्त है, क्यों वो दूसरा काम नहीं करना चाह रही या कर नहीं पा रही है, क्या फाइंडिंग्स आए हैं? जो दिखता है कि उसमें एक तो एक्सेप्टेबिलिटी, मान लो कोई इसमें चला गया है, तो उसको बाद में समाज में एक्सेप्टेबिलिटी कैसे मिलेगी? तो वो इससे बाहर जाके वो होगा कि नहीं, तो एक कन्फ्यूजन रहता है उनके दिमाग में, तो वो एक चीज़ है उसमें। उसके बाद में उसको रिहैबिलिटेट करके कहाँ पे कैसे रख सकते हैं, वो एक उनके उनके लिए एक समस्या रहती है। या जब बचपन से एक चीज़ में उनको डाल दिया जाता है, तो वो खुद ही मेंटली वो उस सिचुएशन में चले जाते हैं कि अभी कुछ नहीं हो सकता, तो वो एक है। कई बार उनको डरा के, धमका के भी उसमें रखा जाता है, तो उससे भी वो बाहर नहीं आ सकते ये। तो ये सारी चीज़ें, और फिर एजुकेशनल उनका स्टेटस कैसा है, क्योंकि ये तो है कि कोई एजुकेटेड है, तो उसने अगर डिसाइड किया कि मैं बाहर निकलूँगी इससे, तो मुझे किसको अप्रोच करना है, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो ये भी एक कहीं न कहीं पे मैटर करता है कि आप कितने एजुकेटेड हैं उसमें। और मान लो कई जो है बाहर बहुत छोटी उम्र में कोई बच्ची जो है कहीं से अगवा हुई, मान लो वेस्ट बंगाल या किसी भी राज्य से, और वो कहीं पहुँच जाती है, तो उसको समझता ही नहीं है, उसको तो वही दिखता है कि ऐसी ही लाइफ़ होती है, तो उस लाइफ़ मुझे से एक बाहर किस्सा याद निकलना है, मुश्किल है। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए एक सीरीज की थी मैंने, रेड लाइट ब्लैक लाइफ। सो मैं क्राइम ब्रांच में एक गैंग पकड़ी गई थी, तो मैं उसमें इंटरव्यू करने गई थी, और इंटरव्यू करते वक्त मुझे पता चला कि वहां पर एक गैंग है, और वो एमपी में एक गांव है, वहां पर एक 3 स्टोर बिल्डिंग होती है, वहां पर ट्रेनिंग मिलता है उन्हें। और मैंने उन बच्चों से बात करी तो वो इतने, मतलब दे वर नॉट हैविंग दैट क्लू कि ये काम खराब होता है। उनके माइंडसेट में ही ये काम है कि ये काम बेहतर है, अच्छा है, ये हमारा काम है। और वो लड़कियां तकरीबन 12 से 14 साल की होगी, लेकिन इंजेक्शंस और इन सारी चीजों को लेकर उनकी बॉडी ग्रो की गई थी, और तब एहसास हुआ कि ये माइंडसेट, मतलब मेंटल प्रोग्रामिंग करके इस बिजनेस में लेकर आया गया है। अब सवाल ये है कि इस तरह के लोग जब पकड़े जाते हैं, तो इनका काउंसलिंग कैसे होता है कि ताकि वो क्राइम से हटे? क्या वो काउंसलिंग में पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो पाता है उनको सही मेन स्ट्रीम में लाने के लिए और सही दिशा में ले जाने के इसमें जो है अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं इसमें इन्वॉल्व, जैसे इनको शेल्टर होम्स होते हैं। जैसे हमने किसी को पकड़ा, तो उनको शेल्टर होम्स में लेके जाते हैं, और क्योंकि ये खुद ही सर्वाइवर हैं, मतलब खुद ही एग्रीव्ड हैं, तो उनको हम जब लेके जाते हैं, तो उनके लिए वहाँ पे प्रोफ़ेशनली भी उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। उनको काउंसलिंग भी दी जाती है कि यू कैन कम आउट ऑफ इट। और उसके अलावा जो हम जो रहते हैं इसमें, क्योंकि वो खुद ही इसमें क्या बोलते हैं कि वो खुद ही इसमें एक्यूज्ड उनको नहीं कह सकते हम,
वो खुद ही इसमें आना चाहते हैं, मतलब आना नहीं self-help चाहते, में मतलब उनको ढकेला गया है। धकेला गया। उनके लिए एक पर्टिकुलर टर्म है, हम्म। तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ऐसा हम लोग समझ के इसको करते हैं, हम्म। क्योंकि वो खुद उससे बाहर निकलना चाहती है, ऐसा ही हम लोग सोच के उसको करते हैं। और शेल्टर होम्स में जहाँ पे अभी रिसेंटली मैंने एक विजिट किया था, वहाँ पे उन लोगों से मेरी बात भी हुई कि क्या करना चाहते हैं, कैसे है, और आप, और गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं काफ़ी अच्छी हैं। अगर आप जाके विजिट करें कहीं पे तो उनको, और ये भी एजुकेशन भी अभी 3 बच्चियों ने तो उसमें अभी ग्रेजुएशन किया था, ओह। और वो बहुत अच्छा गाना भी उन्होंने गा के देखा, हारमोनियम वो बजा रहे थे उनको, जबकि वहीं ट्रेनिंग दी गई है। तो ऐसी-ऐसी फैसिलिटीज़ या ऐसे-ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे वो रह के अपने आप को बदल सकती हैं, इस प्रोफेशन से बाहर भी निकल सकती हैं। वाह, गाने का जिक्र किया है, इतनी स्ट्रेस भरी लाइफ होती है, किस तरह से और कौन से जॉनर के गाने आप सुनना पसंद करते हैं? आर द सॉन्ग्स आर द स्ट्रेस बस्टर्स टू यू? या दे आर, और उससे बहुत ही जैसे अभी मैं अकेला हूँ या कहीं पे जाओ, 4 दोस्त बैठे हुए हैं, तो हम लोग सुनते ही हैं, सुनना पसंद भी करते हैं, और कभी-कभी मैं गुनगुनाता भी हूँ। क्या और हमारे लिए अच्छा, गुनगुनाएंगे आप? नहीं अभी तो नहीं गा हूँ, परंतु कहने का ये मतलब है कि जो बेसिकली जो पुराने गाने हैं या फिर नए गानों में भी कुछ ऐसे गाने हैं जो कि बहुत पसंद आते हैं, और जिनसे एक इंटरनली इटर्नली आपको एक खुशी मिलती है, जिससे आप रिलेट कर सकते हो, वो गाने अच्छे लगते हैं। कौन सा गाना अभी जहन में आ रहा है? मेरे ज़हन में तेरी मिट्टी में मिल मिल जाऊँ, आहा। बहुत प्यारा गाना है। तो इस तरह के बहुत सारे गाने हैं, तो जो लगता है कि हाँ यार, कितना अच्छा गाना लिखा हुआ है। थैंक यू सो वेरी मच, Thank व्हाट you अ so फ्लूइड much. डिस्कशन इट वाज। और मुझे ऐसा लगता है कि आप हर चीज़ में पॉजिटिविटी का चश्मा पहन के देखते हैं, और मुझे लगता है यही आपकी ताकत है, और ये ताकत हमारे शहर को मिल रही है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. So this podcast series was all about women empowerment through the lens of the men perspective. So thank you so very much, sir. Thank you, Sonali. Thank you so much.